जुपिटर का नाम सुनते ही आपके जहन में क्या आता है? यकीनन द बिगेस्ट प्लैनेट, अ गैस जाइंट और वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लैनेट्स, जो हमारे सूरज के साथ ही बना था। लेकिन क्या बस यही जुपिटर की पहचान है? जी नहीं, क्योंकि शायद जुपिटर एक ऐसा प्लैनेट है जिसके पास शनि की तरह छल्ले और धरती की तरह अरोरा लाइट्स हैं, और इनफैक्ट इसके मून के पास भी एक मैग्नेटिक फील्ड है। और यही नहीं, आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि सूरज से इतना दूर होने के बावजूद इसका कोर सूरज के बाद सोलर सिस्टम का सेकंड हॉटेस्ट कोर है, जबकि पहले इसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। आज इसे एक फील्ड स्टार कहा जाता है, बट क्या सच में ये फील्ड स्टार है? यकीन मानिए, आज की कहानी जानकर आप इस फील्ड स्टार के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जुपिटर की। जुपिटर 4.5 बिलियन ईयर्स पहले बना था। ये वही टाइम था जब सोलर सिस्टम का चीफ यानी हमारा सूरज बस बना ही था। यही वजह है कि यह सबसे बिगेस्ट के साथ साथ ओल्डेस्ट प्लैनेट भी है। इसका नाम भी कुछ कम खास नहीं है। जुपिटर यानी रोमन मिथोलॉजी का किंग ऑफ गॉड्स। वैसे ऐसा नहीं है कि जुपिटर के बारे में पहले लोग नहीं जानते थे, क्योंकि ऑब्वियसली यह हमारी सोलर सिस्टम का सबसे पुराना प्लैनेट है। मगर फिर भी किसी को नहीं पता था कि वास्तव में यह कैसा है। क्या यह सॉलिड है या किसी तपते लावा जैसा लिक्विड? इसे जानने के लिए एक मिशन लॉन्च किया गया। इस मिशन को भेजा था नासा यानी अमेरिका की स्पेस एजेंसी ने। इसका नाम था जूनो, और यह 5 अगस्त 2011 को जुपिटर को स्टडी करने के लिए भेजा गया था। हालांकि आज तक जुपिटर की बहुत सारी स्टडी हो चुकी है, लेकिन इसके सीक्रेट्स आज भी सामने नहीं आए हैं। हालांकि जूनो जुपिटर की कक्षा में था, लेकिन उसकी हेल्प के लिए नासा को पृथ्वी पर मौजूद कई टेलीस्कोप्स को भी जुपिटर की ओर मोड़ना पड़ा, चाहे वह हबल स्पेस टेलीस्कोप हो या फिर जेमिनी ऑब्जर्वेटरी। वैसे अगर बात की जाए जूनो और हबल की, तो एक्चुअल में दोनों ने अपनी यूवी और विजिबल लाइट डिटेक्टर्स की हेल्प से जुपिटर की सरफेस को स्टडी किया था। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके एटमॉस्फेयर को स्टडी करने के लिए ऐसा किया जाना जरूरी था, क्योंकि अर्थ बेस्ड जेमिनी ऑब्जर्वेटरी इसे प्रॉपर्ली स्टडी नहीं कर पा रही थी। हालांकि उसके पास हाई पेनिट्रेशन वाले इंफ्रारेड डिटेक्टर्स थे, मगर उसके बावजूद वह अर्थ के एटमॉस्फेयर की वजह से केवल कुछ डेप्थ तक ही जुपिटर को स्टडी कर सकती थी। साथ ही उस समय पर ना तो हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी थी और ना ही ऐसे इक्विपमेंट जो जुपिटर की गहराई से स्टडी कर सके। पर अब इसी इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी के साथ जेम्स वेब को भेजा गया है, जो स्पेस से जुपिटर पर नजर रख रहा है। और यही वह कारण था जिससे पहली बार हमें यह संकेत मिले कि बृहस्पति यानी जुपिटर के बादलों की ऊपरी सतह पर बेहद ठंडी हवाएं मौजूद हैं, जो कुछ ही पल में किसी चीज को तुरंत जमा सकती हैं। लेकिन दूसरी ओर सूरज से इतना दूर होने के बावजूद इसका कोर सोलर सिस्टम का सेकंड मोस्ट हॉटेस्ट कोर है। मगर अब सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसा कैसे? क्या जुपिटर के केंद्र में मौजूद गैस प्रेशराइज होकर लिक्विड बन जाती हैं, या फिर वहां पर एक सॉलिड कोर मौजूद है? लेकिन यह एक कंफ्यूजिंग सवाल है, और सिर्फ आप ही नहीं, हमारे साइंटिस्ट भी कंफ्यूज्ड हैं। यही वजह है कि जुपिटर को स्टडी करना इतना जरूरी बन गया है, क्योंकि इसके थ्रू ही इसके कोर के डायनेमिक्स को और भी गहराई से समझा जा सकता है। इनफैक्ट जुपिटर के बारे में तो ये भी कहा जाता है कि जुपिटर का कोर ही असल में उसके नेवर एंडिंग स्टॉर्म्स को भी पैदा करता है। और अगर यह सच है तो यकीनन यह एक बड़ी खोज साबित हो जाएगा। वैसे अब तक विजिबल और यूवी रेंज में जुपिटर की जितनी भी पिक्चर्स हमारे सामने आई हैं, इनसे हमें पहले ही पता चल गया था कि जुपिटर के ऊपर डार्क लाइट बैंड्स मौजूद हैं। एक्चुअल में 644 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ अलग अलग गैसों की हवाएं चलती हैं, वो भी एक दिशा में नहीं बल्कि एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शंस में। लेकिन उड़ती बहती इन गैस बैंड से आज से लगभग 400 साल पहले जुपिटर के सदर्न हेमिस्फीयर में एक बहुत बड़ा बवंडर आ गया था। यह बवंडर कितना बड़ा था, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि आज की तारीख में यह 2 पृथ्वियों को निगल सकता था। क्या? जी हाँ, आपने सही सुना, और इसलिए इसका नाम रखा गया था द ग्रेट रेड स्पॉट। इस बवंडर को आए इतने साल गुजर चुके हैं, और हमारे एस्ट्रोनॉमर्स इसे समझने की दिन रात कोशिश कर रहे हैं, मगर इसके बावजूद हम इसके बारे में बहुत कम जानते हैं। मगर हाल ही में एक और खबर सामने आई है कि द ग्रेट रेड स्पॉट अब धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है। क्या? जी हाँ, आपने सही सुना। दरअसल जुपिटर में कुछ तो ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से यह स्टॉर्म थम रहा है, और अगर हमने इसको समझ लिया तो धरती पर आने वाले स्टॉर्म्स को रोकने में भी हमारी हेल्प हो सकती है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह सब कुछ हमें जेम्स वेब से ही पता चला है। दरअसल जेम्स वेब ने अपने NIR कैम यानी नियर इंफ्रारेड कैमरे से कुछ इमेजेस क्लिक की हैं, और इसमें केवल एक इमेज में 3 डिफरेंट कलर फिल्टर्स की मदद से जुपिटर के कई राज सामने आए हैं।
अगर थीटा फिल्टर इमेज की बात करें तो ये फिल्टर हमें जुपिटर के एटमॉस्फेयर की ऊपरी परतों में मौजूद गैसों, धुंध, बर्फीले कणों और चमकने वाले कणों के बारे में अहम जानकारियां देते हैं, जैसे कि अमोनिया और आइस के क्रिस्टल से भरे हुए धुंधले गैस क्लाउड्स, साथ ही उनके ऊपर मिक्स हुए शाइन्स। जी हाँ, जुपिटर पर भी अरोरास साइन करते हैं। इनफैक्ट यहाँ पर तो इतने पावरफुल और चमकते हुए अरोरास बनते हैं कि उस एनर्जी से 100 टेरावाट तक की बिजली भी बनाई जा सकती है। यह बिजली कितनी ज्यादा होती है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि 1 लाख पावर प्लांट मिलकर भी इतनी बिजली नहीं बना सकते। अब आप सोच रहे होंगे कि हम तो जुपिटर से कहीं ज्यादा सूरज के नजदीक हैं, फिर भी हमारे पास इतने इंटेंस अरोरा क्रिएटिंग सोलर फ्लेयर नहीं पहुंच पाते, और आखिर जुपिटर पर इतने स्ट्रॉन्ग सोलर फ्लेयर्स कैसे पहुंच जाते हैं? वेल, ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे पास जुपिटर की तरह 3 अजीबोगरीब मून नहीं है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि जुपिटर पर अरोरा लाइट्स सूरज की नहीं बल्कि उसके 3 सबसे नजदीकी मून की वजह से आते हैं, जिनका नाम है आयो, गैनीमेड और यूरोपा। अगर आयो और यूरोपा की बात की जाए तो यह 4:2:1 के ऑर्बिटल रेजोनेंस में जुपिटर के चक्कर काटते हैं, यानी कि जब आयो 4 चक्कर लगाता है तब यूरोपा 2 चक्कर काटता है और तीसरा मून यानी गैनीमेड केवल 1 ही चक्कर लगाता है। यहीं अगर यूरोपा को साइड लाइन कर दिया जाए तो आयो वॉल्केनिकली इतना एक्टिव है कि पूरे सोलर सिस्टम में उसका कोई मुकाबला नहीं, यहाँ तक कि इसके वॉल्केनो लगभग 5 किलोमीटर ऊंचाई तक फटते हैं। गैनीमेड के पास भी खुद का मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, यानी कि आयो के वॉल्केनिक इरप्शन से निकले चार्ज्ड पार्टिकल्स जुपिटर और गैनीमेड के मैग्नेटिक फील्ड के बीच फंस जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे सोलर फ्लेयर्स के चार्ज्ड पार्टिकल्स अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में अटक जाते हैं, और इसी वजह से जुपिटर पर इतनी ब्यूटीफुल एंड पावरफुल अरोरा लाइट्स प्राप्त होती हैं। अब अगर दूसरी इमेज को अच्छे से देखा जाए तो अरोरा केवल खूबसूरत ही नहीं है, जुपिटर की गैस बैंड्स भी बेहद ब्यूटीफुल हैं। दरअसल जुपिटर के एटमॉस्फेयर की बात की जाए तो इसमें अमोनिया क्रिस्टल्स और हाइड्रोजन भरे हुए हैं, और यह तो आप भी जानते हैं कि हाइड्रोजन और हीलियम गैसें कंपैरेटिवली हल्की होती हैं, इसलिए वो ऊपर की तरफ मौजूद होती हैं। मीथेन गैस नीचे चली जाती है, मगर जैसा कि हमने अभी बताया इसका कोर गर्म है, नीचे गर्म कोर और ऊपर सुपर कूल ठंडा स्पेस। अब ऐसे में नीचे की गैस गर्म होकर हल्की हो जाती हैं और ऊपर की तरफ बढ़ने लगती हैं, जबकि ऊपर की ठंडी गैस भारी हो जाती हैं और नीचे बैठने लगती हैं। इसी गैसेस मूवमेंट की वजह से यहाँ पर पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा स्टॉर्म यानी कि द ग्रेट स्टॉर्म बना है। साथ ही एक दूसरी इमेज में कुछ अलग नजर आ रहा है, और यह है व्हाइट कलर का एक स्पॉट। दरअसल ऐसा इसलिए क्योंकि इस इमेज में कलर्स की बहुत गहराई है। इस इमेज में जितने भी ब्राइटर शेड्स वाले एरिया दिखाई दे रहे हैं वो हाई एल्टीट्यूड में मौजूद चीजों को दर्शाते हैं, यानी कि अगर जुपिटर पर माउंट एवरेस्ट होगा तो उसे भी ब्राइटर शेड में ही दिखाया जाएगा। इसका मतलब यह है कि द ग्रेट रेड स्पॉट सिकुड़ रहा है और वह एक्चुअली में किसी पहाड़ की तरह ऊपर उठता जा रहा है। अब जरा सोच कर देखो, जुपिटर एक मैसिव प्लैनेट है, इसका कोर सूरज जितना गर्म है और वह सूरज के साथ साथ ही बना है। साथ ही सूरज की तरह यह हाइड्रोजन और हीलियम से भरा हुआ है। हमें पता है, अब आप सोच रहे होंगे तो क्या ऐसा संभव था कि सौरमंडल की शुरुआत में हमारे सिस्टम में एक नहीं बल्कि 2 सूरज हो सकते थे? वेल, इसका जवाब है नहीं, क्योंकि आज कई लोग मानते हैं कि जुपिटर एक फील्ड स्टार है, मगर ऐसा सच नहीं है। हालांकि ये सच है कि जुपिटर ने सोलर सिस्टम को बनाने में योगदान दिया है, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि उसने कई इनकमिंग एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स को अपनी ग्रेविटी से खींचकर बाकी प्लैनेट्स की जान बचाई है। और इतना सब कुछ करने के बावजूद जुपिटर की मौजूदा लोकेशन ही ऐसी थी कि वह एक तारा नहीं बन पाया। यही वजह है कि आज अगर उसे एक छोटा तारा बनना है तो अपने प्रेजेंट मास से 83 से 85 गुना ज्यादा मास गेन करना होगा, और अगर उसे एक फुली फ्यूज्ड स्टार बनना है तो उसे अपने करंट मास से लगभग 13 गुना ज्यादा मास चाहिए। सिंपल वर्ड्स में कहें तो अगर जुपिटर और उसके सभी मून्स, यहाँ तक कि सभी एस्टेरॉइड्स भी उसमें समा जाएं, तब भी वह एक रियल स्टार नहीं बन सकता। तो इससे साबित होता है कि जुपिटर इज अ फील्ड स्टार एक मिथ है। वैसे यह इकलौता मिथ नहीं है जो जुपिटर से जुड़ा है। जुपिटर आज भी बहुत सारे मिथ्स के घेरे में है जिन्हें लोग आज भी सच मानते हैं, मगर जेम्स वेब की मदद से आज बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शंस दूर हो चुके हैं, क्योंकि जेम्स वेब की इतनी अनमैच्ड और सक्सेस ने पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी को काफी फायदा पहुंचाया है। लेकिन चाहे जो भी हो, आज भी लोग जुपिटर के बारे में जानना चाहते हैं और हम आज भी इसे पूरी तरह से जान नहीं पाए हैं। जुपिटर एक ऐसा प्लैनेट है जिसे न जाने हम कितने हजार सालों से ऑब्जर्व करते आ रहे हैं। हम जिस ग्रह को सदियों से देख रहे थे उसके बारे में हमें बीते कुछ महीनों में असली जानकारी मिली है। अब आप सोचो कि अगर सिर्फ एक टेलीस्कोप की मदद से इतनी सारी जानकारी मिल सकती है, तो अगर और भी ज्यादा मिशंस भेजे जाएंगे तो हम हमारे प्लैनेट्स और सोलर सिस्टम के बारे में कितना कुछ जान सकते हैं। वैसे आपका जुपिटर के बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय को हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा।
आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।